एक गांव में श्यामला नाम की एक औरत रहा करती थी। उसकी एक बेटी थी, उसका नाम चित्रा था। श्यामला के पास रही थोड़ी सी जमीन में वो खेती किया करती। एक दिन जब श्यामला अपनी खेती में काम कर रही थी, तभी चित्रा उसके पास आई। माँ, पिछले कुछ दिनों से हमने पेट भर खाना ही नहीं खाया। हर दिन हम मांड पी कर ही सो रहे हैं, पर मुझे आज बहुत भूख लगी है। माँ, क्या आज हम पेट भर खाना कहाँ पाएंगे? बेटा चित्रा, हम खेती का काम करते हैं ना। खेती के काम में हर दिन तो पैसे नहीं मिलते। साल में एक बार जब हमें पैसे मिलते हैं तो अगले साल तक हमें उन पैसों को देख समझ कर खर्च करना पड़ता है। अपने पास जितने पैसे थे सारे खत्म हो गए। अब जब तक अपनी फसल नहीं बिकेगी अपने पास पैसे नहीं आएंगे बेटा, और तब तक हमें मांड से ही काम चलाना होगा। यूं माँ ने उसे वापस घर जाने को कहा। माँ की बातों से अतृप्त होने के बावजूद भी कोई चारा ना होने पर चित्रा अपने घर वापस लौटी। काम निपटाकर घर आई श्यामला ने अपनी बेटी को मांड बनाते हुए देखा। तुम चूल्हे के पास इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? घर में जो भी था उससे पेट भर लेना चाहिए था ना। पर माँ, मैंने भी यही सोचा था कि घर में जो होगा उसे खाकर पेट भर लूंगी, पर जब तक मैं घर पहुँच पाती किसी कुत्ते ने अपने घर में रहा सारा आहार खा लिया। माँ, उसने घर भी तितर बितर कर दिया। माँ, अपने दरवाजे पर ताला भी तो नहीं है ना। माँ, यूं चित्रा ने अपनी माँ से सारी बात कही। अपनी घर की दयनीय परिस्थिति को सोचकर श्यामला को बहुत बुरा लग रहा था। श्यामला ने तुरंत चित्रा को चूल्हे पर से उठाया और खुद बैठकर उसके लिए मांड बनाने लगी। अगली सुबह श्यामला जब काम के लिए निकल रही थी, तब चित्रा ने उसे रोककर कहा, माँ, कल तुम मुझसे कह रही थी ना कि हर रोज हमें पैसे नहीं मिल सकते। जिस दिन हम फसल बेचते हैं तभी हमारे पास पैसे होंगे, और अगली फसल निकलने तक हमें उन पैसों को बचा कर रखना होगा। जब से तुमने मुझसे वो बात कही है ना, तब से मैं कुछ सोच रही हूँ माँ, और मुझे एक उपाय सूझा है। वो ये कि अपनी गांव के बगल में एक आइसक्रीम की फैक्ट्री है ना, मैं सोच रही थी हर दिन मैं वहाँ पर जाकर आइसक्रीम ले आऊंगी और साइकिल पर बैठकर गांव में उसे बेचूंगी। इस तरह हर दिन हम थोड़े बहुत पैसे कमा सकते हैं। माँ, क्या कहा? तुम काम करोगी? नहीं नहीं, लोग क्या कहेंगे कि माँ के रहते हुए भी छोटी सी लड़की काम कर रही है। नहीं बेटा। माँ, लोग क्या कहेंगे इसके बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। भला हम जो भी करें लोग तो बातें करेंगे ही ना। जो हमारी बुराई करते हैं, क्या वो हमारी मुसीबत में हमारी सहायता करते हैं? अपने पेट को भरने के लिए हम ही को मेहनत करनी होगी ना माँ। पर लोग क्या कहेंगे ये सोचना हमारा काम नहीं है। चाहे तुम जो भी कहो, कल ही मैं आइसक्रीम की फैक्ट्री जाऊंगी और वहाँ से ढेर सारी आइसक्रीम खरीदकर गाँव में बेचूंगी। श्यामला को भी चित्रा की बात सही लगी। वो बिना कुछ कहे खेती पर काम करने निकल पड़ी। अगली सुबह चित्रा गांव के पास वाले आइसक्रीम फैक्ट्री में गई और वहां से आइसक्रीम लेकर आई। साइकिल पर उसे रखकर गली गली घूमकर गांव में उसे बेचने लगी। आइसक्रीम ले लो आइसक्रीम, इस कड़कड़ाती गर्मी को दूर भगाने वाली ठंडी ठंडी आइसक्रीम। यूं चित्रा दिन भर घूमकर आइसक्रीम बेचने लगी। चित्रा ने अपनी साइकिल को गांव के दूर एक पेड़ के नीचे खड़ी की। आज तो बहुत सारी आइसक्रीम बिक गई। माँ को जब बताऊंगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। पर अब तो मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अब इस भूख का क्या करूं? अभी के अभी घर जाकर कुछ खाने की भी सोचूं तो मेरा घर गांव के उस पार है और मैं गांव के इस पार हूँ। इस कड़कती धूप में अगर उतनी दूर जाऊंगी तो मैं ही पिघल जाऊंगी। मुझे थोड़ा हिम्मत से काम लेना होगा। कुछ देर रहकर मैं यहाँ कुछ और आइसक्रीम बेचूंगी। ये सोचकर वो अपनी साइकिल के पास जैसे ही गई, उसे कुछ आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फिसलकर गिर गया हो। उस आवाज की दिशा में चित्रा दौड़ कर गई तो देखा एक ऋषि मुनि जी बेहोश पड़े थे। पानी पानी, भूख भूख, यूं वो कराह रहे थे। हे भगवान, स्वामी जी को बहुत भूख लगी है। ना जाने इन्हें खाना खाए कितने दिन हो गए। यूं भूख से और प्यास से तिल मिलाकर ये बेहोश पड़े हैं। मेरे पास भी तो इनको देने के लिए न खाना है न पानी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यूं सोच रही चित्रा तुरंत अपने साइकिल के पास गई और कुछ आइसक्रीम लेकर स्वामी जी के पास आई।
स्वामी जी के पास पहुंचकर चित्रा ने उनका सर अपनी गोदी में रखा और उन्हें आइसक्रीम खिलाने लगी। यूं कुछ आइसक्रीम खिलाने के बाद वो इस बात की राह देखने लगी कि कब स्वामी जी अपनी आंखें खोले। स्वामी जी ने अपनी आंखें खोली। बेटा, तुमने जो मेरी सहायता की है, मैं ये आजीवन नहीं भूल पाऊंगा। तुमने मुझे पुनर्जन्म दिया है। मैं अन्न के अभाव में कमजोरी के कारण बेहोश पड़ा था। ना जाने तुमने कौन सी चीज खिलाई कि मैं होश में आ पाया हूँ। तुम्हारे दिए हुए उस आहार की वजह से ही मैं आज जिंदा हूँ। इसलिए आज मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। स्वामी जी, मेरे पास भी खाने के लिए अन्न नहीं था। मैं पानी की तलाश में निकली थी तो मैंने आपको यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ देखा। मेरे पास आपको देने के लिए आहार तो नहीं था, पर आपकी जान बचाने के लिए मेरे पास रही आइसक्रीम मैंने आपको खिला दी। सब ऊपर वाले की मर्जी होगी बेटा। ये कहकर स्वामी जी वहाँ से गायब हो गए। चित्रा अपनी साइकिल लिए तुरंत वहाँ से अपनी खेती पर पहुँची तो देखा वहाँ उसकी खेती में हर तरफ आइसक्रीम लगी हुई थी। वो तुरंत घर गई और अपनी माँ को उसने सारी बात बताई। उस दिन से श्यामला ने आइसक्रीम की फसल का बहुत अच्छे से ध्यान रखना शुरू किया। अपनी खेती में उगने वाली आइसक्रीम लिए चित्रा गली गली घूमकर बेचा करती। स्वामी जी के वरदान की वजह से आज माँ बेटी की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। एक गांव में मक्खन नाम की एक छोटी सी लड़की रहा करती थी। उसके माता पिता नहीं थे। वो एक अनाथ लड़की थी। उसके नाम रही एक छोटी सी झोपड़ी में वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन वनिता नाम की एक औरत मक्खन के पास आई। वनिता को अपने घर आया देख, अरे वनिता बुआ, आप? वैसे मेरे पास अगर कोई आता है तो वो सिर्फ आप ही हो, लेकिन पिछले कई दिनों से आप भी मेरे पास नहीं आ रही हो। बेटा मक्खन, तुम अच्छे से जानती ही हो कि मैं और तुम्हारी माँ बचपन की सहेलियाँ रह चुकी हैं, पर अब तुम्हारी माँ हम सब की नजर से बहुत दूर चली गई है। जब भी मुझे उसकी याद आती है, मैं तुम में ही उसका चेहरा देखने के लिए आ जाया करती थी। अब मेरे बच्चे भी बड़े होने लगे हैं ना, मेरा सारा समय उनके पीछे ही लग जाता है। अब मुझे तुमसे कोई काम था, इसलिए यहाँ आ पाई हूँ मैं। ऐसे जब वनिता ने कहा, क्या कहा? आपको मुझसे काम है? ठीक है, चाहे वो जितना भी कठिन हो, मैं आपके लिए जरूर करूँगी। हाँ, थोड़ा कठिन काम तो जरूर है। तुम्हारी उम्र के लिए बड़ा काम ही है, पर अगर ये तुम कर लोगी तो तुम्हें कुछ पैसे ही मिल जाएंगे। अगर तुम्हारे हाथ में कुछ पैसे रहे तो तुम्हारे काम ही आ जाएंगे ना। ठीक है बुआ, बताओ मुझे क्या करना है। बेटा, दरअसल आजकल लोगों को तरह तरह के व्यंजन बनाने और खाने का चस्का लगा हुआ है। अगर कोई अनोखी सी स्वादिष्ट व्यंजन बना दे तो लोग उसे पूरे पैसे देकर खरीदते भी हैं। क्यों न तुम भी ऐसी कोई अनोखी चीज बनाओ और उसे बेचो। हाँ, पर कोई नए तरीके की अनोखी रेसिपी बनाने के लिए पैसे बहुत लगेंगे ना बुआ। अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मुझे कोई काम करने की जरूरत ही नहीं होती ना। मैंने तुम्हारी फूफा की नजरों से बचाकर कुछ पैसे जमा किए थे। लो, ये पैसे रख लो और इससे कोई अनोखी चीज बनाकर गांव भर में घूमकर सभी को बता देना। अगर किसी को पसंद आ गया तो वो तुमसे खरीद लेंगे ना, तब तुम मेरे पैसे लौटा सकती हो। नहीं बुआ, अगर फूफा को पता चल गया कि उनसे बचाकर तुमने मुझे पैसे दिए हैं तो आप दोनों के बीच से विश्वास चला जाएगा। आप मेरे लिए इतनी बड़ी गलती मत करो। मैं खुद फूफा से आकर कुछ पैसों की मदद मांग लूंगी। मक्खन की इस बात से खुश होकर वनजा उसे अपने साथ घर ले गई। मक्खन को अपने घर देखकर वनिता के पति विनीत ने कहा, अरे बेटा मक्खन, तुम आज भला तुम हमारे घर कैसे आ गई? क्या तुम यहाँ किसी काम से आई हो? हाँ फूफा जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। मैं आपके पैसे 1 महीने में लौटा दूंगी। क्या कहा? बिना किसी काम धाम के भला 1 महीने में तुम पैसे कैसे लौटाओगी? यूं विनीत ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। मक्खन को विनीत की बातों का बहुत गुस्सा आया।
आपके पास बहुत सारा पैसा आता जाता रहता है, इसलिए आप नहीं समझ पाते कि उसका उपयोग कैसे करें। मुझे थोड़े से पैसे देकर देख लो। 1 महीने के अंदर अगर मैंने उसे दुगना नहीं किया तो देख लेना। लगी शर्त? अच्छा, तो तुम मुझसे शर्त लगाओगी? मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। अगर जैसे तुमने कहा पैसों को तुम दुगना कर पाई तो मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगा, और अगर ऐसा करने में तुम विफल हुई तो आने वाले 2 बरस तक तुम्हें मेरे पास काम करना होगा। मक्खन ने विनीत की शर्त मान ली और उससे पैसे लेकर अपने घर लौटी। मक्खन पैसे लेकर शहर पहुंची और वहां से अपने लिए एक स्मार्टफोन खरीदा। विनीत को जैसे ही ये बात पता चली, वनिता, ये कैसा पागलपन है? उस लड़की ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की, ये करूंगी वो करूंगी, और उसने किया क्या? उन पैसों से फोन खरीदा? क्या फोन खरीदने के लिए उसने ये सारे नाटक किए? अगर उसे फोन ही चाहिए था तो अपने घर पर पड़ी कोई पुरानी फोन उसे थमा देता। रहने दीजिए ना, छोटी लड़की है, जाने अनजाने उसने कुछ कह दिया होगा, आप उसके बारे में मत सोचिए ना। घर वापस लौटी मक्खन ने आंगन में खड्डा खोदकर चूल्हा लगाया। वो फिर मार्केट गई और कुछ मुर्गियां और तरबूज लेकर आई। उसने चिकन में कुछ मसाले लगाए और तरबूज के अंदर भरकर उसे चूल्हे पर चढ़ा दिया। तरबूज के कटे हुए हिस्से से ही तरबूज को उसने ढक दिया। अपने स्मार्टफोन से ये सारा वीडियो लेने लगी। इस तरह मक्खन ने तरबूज के फ्लेवर में चिकन बना लिया। ये सारा वीडियो लेकर मक्खन ने उसे YouTube पर अपलोड कर दिया। नित नए तरीके से व्यंजन बनाने में रुचि रखने वाले कई लोगों ने इस वीडियो को देखा। सभी को मक्खन का पकाने का ये नया तरीका बहुत अच्छा लगा। दूर दूर से कई लोग मक्खन का पता लगाकर उसके पास पहुँचे। अनोखे अंदाज में बने इस मसाला चिकन को उससे खरीद कर ले जाने लगे। अचानक मक्खन की बनाई हुई अनोखी चिकन बिरयानी की डिमांड बढ़ गई। इस तरह मक्खन अपने पैसों को बहुत कम समय में दुगना करने में सफल हुई। विनीत से लगाई हुई शर्त की अवधि पूरी होने से पहले ही मक्खन ने उसे पैसे लौटा दिए। फूफा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने उस दिन मुझे उकसाया नहीं होता तो मेरे दिमाग में ऐसी कोई सोच ही नहीं आती। सच कहूँ तो मेरे इस सक्सेस के पीछे आपका ही हाथ है। मेरे गुस्से से ये कहने पर कि तुम कुछ नहीं कर सकती, तुमने इतना बड़ा काम कर दिखाया, तो ये सिर्फ तुम्हारी मेहनत ही है बेटा। इस तरह धीरे धीरे मक्खन के अनोखे अंदाज में बनी तरबूज मसाला चिकन बहुत फेमस हुई और अलग अलग जगह से मक्खन को इसके ऑर्डर्स आने लगे। बदले में वे सभी मक्खन को बहुत सारे पैसे देकर जाते। उन पैसों से मक्खन ने अपने टूटे फूटे घर की मरम्मत करवाई। इसी तरह मक्खन ने और भी कई तरह के व्यंजन बनाए